हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को जो है हिंदी की जो 9th क्लास की किताब है उसकी सारे के सारे लेसन्स की वीडियो हमने डालनी शुरू कर दी है, हिंदी की भी और साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट की भी। तो आप जो है उन सभी को भी देखें। और बच्चों, इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि अब आप जो है सोते मत रह जाना कि आपकी किताबें नहीं आई हैं या अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल के व्हाट्सएप चैनल पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको हर लेसन का पीडीएफ भी मिल जाएगा और जो है एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी आपको लिंक डाल दिया जाएगा जहां से आप बुक परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अमेजोन से भी जो है बुक मंगवा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो बच्चों, आप बिल्कुल भी डिले मत करिए, आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली लीजिए और जो है पढ़ाई से जुड़ जाइए और जो है अपनी आगामी तैयारी के लिए आप जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको हिंदी सब्जेक्ट में जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। यहाँ पर आपको हर एक लेसन को अच्छे से समझाया जाएगा, सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जाएंगे। ऑलरेडी हमने दो बैलों की कथा की एक वीडियो डाली है जिसमें हमने लेसन को डिस्कस किया है, दूसरे में उसके क्वेश्चन आंसर डाले, तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्या लिखूं। क्या लिखूं, ये हम पढ़ेंगे। लेसन पढ़ने से पहले हम बच्चों थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। कौन लेखक है, कहाँ इनका जन्म हुआ और इनकी कुछ रचनाएं, उनके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ये जो है लेखक हैं, यहाँ पर चित्र भी दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम एक झलक में पढ़ लेते हैं क्या कुछ है। लिखा गया है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1894 में खैरागढ़, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़, जो कि तत्कालीन तत्कालीन मतलब जब इनका जन्म हुआ था तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य है में हुआ था। हिंदी साहित्य में उनकी ख्याति ख्याति मतलब प्रसिद्धि, कुशल आलोचक, ये एक जो है आलोचक रहे हैं। आलोचक मतलब होता है बच्चों जो आलोचना करता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में जो है आलोचनाएं की हैं। हो सकता है आलोचना इन्होंने अपने सामाजिक मुद्दों को उठाया है या फिर जो है इसके अलावा और साहित्य जगत के जो भी समाज के छोटे छोटे विशेष मुद्दे रहे होंगे उन पर इन्होंने आलोचनाएं लिखी हैं। कवि भी रहे हैं, कविताएं भी लिखी हैं, निबंधकार रहे हैं और हास्य व्यंग्यकार भी के रूप में इनको जाना जाता है। निबंध लेखन के लिए इन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। स्मरणीय का मतलब होता है बच्चों याद करना। उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो है पंचपात्र, पद्म वन, प्रबंध पारिजात, कुछ बिखरे पन्ने। कुछ बिखरे पन्ने जो है बच्चों ये हमारा निबंध संग्रह है। इन्होंने ढेर सारे जो है निबंध लिखे हैं, तो जो है कुछ बिखरे पन्ने में इन्होंने उसको जो है कलेक्ट करके जो है एक ही जगह लिखा है। अश्रुदल, सतदल ये एक काव्य है और झलमला त्रिवेणी जो है इनकी कहानी संग्रह है। विश्व साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य आलोचना। उन्होंने सरस्वती और जो है छाया पत्रिका का भी संपादन किया। ये जो है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, सरस्वती और छाया पत्रिका। तो इनमें भी उन्होंने जो है संपादन का काम किया। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने लेखन में आध्यात्म आध्यात्म मतलब स्पिरिचुअल और समाज सुधार, लोक जीवन को प्रमुखता दिया। लोक जीवन में मतलब बच्चों की जैसे हमारा जो ग्रामीण देहात का इलाका है, जो कि मुख्य रूप से हम देखते हैं हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये हमारा जो है पूरा जो है लोक जीवन से जुड़ा हुआ जो है क्षेत्र है। तो इनको यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको जगह दी है अपने लेखन में। उन्होंने अपने निबंधों में भारतीय कृषि एवं सामाजिक संबंधों का तार्किक मूल्यांकन एवं विश्लेषण किया है। उनकी रचनाओं में भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का मतलब होता है बच्चों जो पश्चिम देशों का साहित्य है। पश्चिम देशों का जो साहित्य है, भारतीय
साहित्य और पश्चिम देशों के साहित्य के जो सिद्धांत है, उनको दोनों के बीच जो है सामंजस्य देखने को मिलता है। जो इनकी रचनाएं हैं, उनमें भारतीय साहित्य और पश्चिम साहित्य जो है पश्चिम देशों का, पश्चिम देश जो मतलब कि जो जैसे हम बात करें पश्चिम के देश की बात करें तो हम यहाँ पर बात करेंगे जैसे ब्रिटेन है। ब्रिटेन जो है के महान लेखक हुए, कवि हुए, उनके भी सिद्धांत लिए और भारतीय जो लेखक है उनके जो है सिद्धांतों को भी इसने अपनी रचनाओं में समाहित किया। इनके निधन की बात की जाए तो इनका जो निधन है, देहावसान है, वो 1971 में हुआ। अब ये तो हो गया इनके जीवन परिचय के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो लेसन है, क्या लिखूं, इसका मुख्य जो है विषय क्या है, थीम क्या है, मुद्दा क्या है। चूंकि यह एक निबंध है बच्चों, और निबंध के बारे में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। निबंध लिखते समय इनके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं, किस तरीके से निबंध लिखा जाए, क्या उसकी शैली होनी चाहिए, क्या उसका विषय होना चाहिए, भाव कैसे होने चाहिए, ये सब इन्होंने निबंध के थ्रू जो है बताया। अब कुछ कुछ बातें यहाँ लिखी गई हैं, उनको पढ़ लेते हैं। निबंध में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने निबंध की रचना प्रक्रिया को समझाया कि किस तरीके से निबंध लिखा जाना चाहिए, ये मुख्य है। इस पाठ में मुख्य रूप से पुन्नालाल बख्शी ने यही समझाया कि कोई भी एक अच्छा निबंध यदि लिखना है तो उसकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। अच्छा निबंध लिखना है, जैसे बच्चों आप परीक्षा में लिखते हैं, आपको जब सृजनात्मक लेखन का कोई भी एक विषय आता है, विशेषकर जो है बात की जाए सृजनात्मक लेखन में निबंध आता है, तो आप देखते हैं कि आप जो है पहले उसकी भूमिका लिखते हैं, फिर मुख्य विषय लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मुख्य विषय लिखने के बाद आप जो है फिर जो है उपसंहार लिखते हैं, ठीक है, उपसंहार लिख देते हैं। उसके बाद आप जो है निष्कर्ष लिखते हैं। तो ये सब बातें आप ऐड करते हैं, इसी तरीके से कोई एक अच्छा निबंध लिखा जाता है। ये भी यही समझा रहे हैं कि निबंध लेखन कैसे करना चाहिए। इस पूरे पाठ में यही जो है मुख्य विषय। इस निबंध में उन्होंने दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार शीर्षक दो विषयों को लेकर निबंध लेखन में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की है। कि जैसे आप लोग जब निबंध लिखते हैं, कोई निबंध आता है, तो पहले आप सोचते हैं कि क्या लिखना होगा, और जैसे ही आपके दिमाग में निबंध लेखन की बात आती है तो आपके मन में थोड़ी सी कठिनाई ये रहती है कि निबंध को शुरू कैसे किया जाए, निबंध की रूपरेखा क्या रहेगी, ठीक है, रूपरेखा क्या रहेगी, भाषा किस तरीके की रहेगी, शब्दों का चयन क्या रहेगा। तो ये सब सारी समस्याएं आती हैं, इन्हीं पर इन्होंने चर्चा की। निबंध की रचना प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचारों का भी उल्लेख इन्होंने अपने निबंध में किया है। और जो निबंध लेखक थे, विभिन्न विद्वान, उनके आदर्श तरीकों को खोजने का प्रयत्न बड़े सरल और रोचक ढंग से किया है। लेखक ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों का अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। इस निबंध की आत्म परक शैली जिसमें लेखक स्वयं पाठकों से संवाद करता है, इसे अधिक जीवंत, आत्मीय और प्रभावशाली बनाती है। कि जो ये जो निबंध है, क्या लिखूं, इसमें क्या है कि लेखक ने आत्म परक शैली का प्रयोग किया है, ठीक है। जो उसको उस पर खुद पर बीतती है वही उसने लिखा है, ठीक है। जिसमें लेखक क्या करता है, स्वयं पाठकों से संवाद करता है। पाठक कौन होता है, पाठ को पढ़ने वाला, ठीक है, उसको पाठक बोलते हैं। उसमें क्या है आत्म परक शैली में कि जो लेखक है वो पाठकों से ही प्रश्न पूछता है छोटे छोटे संवादों के माध्यम से। इससे क्या होता है कि वो जो निबंध है वो एक जीवंत लगता है, लाइव एग्जाम्पल लगता है, और लोगों को आत्मा के साथ कनेक्ट कर पाता है, और इस तरीके से वो प्रभावशाली बन जाता है। आइए निबंध लेखन की अन्य प्रक्रियाओं को समझने के लिए पढ़ते हैं क्या लिखूं। चलिए अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। दिया गया है क्या लिखूं। अब पुन्नालाल बख्शी क्या कहते हैं शुरुआत में ही कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। मानना है उनका कि आज तो बस लिखना ही पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये भी आगे देखेंगे। और इन्होंने शुरू में ही अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक और वो भी निबंध लेखक A.G. गार्डनर का कथन यहाँ पर दिया है कि निबंध लेखन की प्रक्रिया कैसी होती है, निबंध लेखन में क्या क्या जरूरी है, वो सब बातें यहाँ पर डिस्कस की गई। स्थिति जो है थोड़ी सी गंभीर है लेखक के सामने कि उनको विचार नहीं मिल रहे हैं, वो जोड़ नहीं पा रहे हैं शब्दों को, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं क्या लिखूं। और इसलिए पहली लाइन में लिखा है कि
आज तो लिखना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ अंग्रेजी के साहित्यकार को उन्होंने कोट किया है कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डनर का कथन है, लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। गार्डनर जी कह रहे हैं, गार्डनर जी देखो जैसा यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये है हमारे अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डनर। इनके बारे में कहा जाता है कि ये कहते हैं कि जब भी कोई निबंध लिखना है तो उसके लिए एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि हमें जो है लेख लिखना ही पड़ता है। देखो यहाँ कुछ शब्द आए हैं, उमंग मतलब कि लहर। A.G. गार्डनर का मानना है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। जब भी हमें कभी कुछ लिखना होता है तो हम पहले अपने विचारों को जो है अपने माइंड में जो है सोचने पर मजबूर करते हैं अपने माइंड को कि कुछ हमारे दिमाग में विचार आए। जैसे मान के चलिए आपने अपने विद्यालय के बारे में कुछ विचार प्रकट करने या फिर आपको कोई कविता लिखनी है। मानकर चलिए आपको फूल पर कविता लिखनी है, तो आपको जैसे ही विषय मिलेगा तो आपकी मानसिक स्थिति जो है सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि फूल के बारे में क्या-क्या अच्छी बातें लिखी जाएंगी। कुछ उमंग सी उठती है फूल के बारे में कविता लिखने पर, एक लहर सी उठती है और जैसे ही हमें विषय मिलता है तो हमारे हृदय में कुछ फूर्ति सी आ जाती है। स्फूर्ति मतलब तेजी सी आ जाती है कि अब हमें लिखना ही पड़ेगा। मस्तिष्क मतलब हमारे दिमाग में भी आवेग सा उत्पन्न होता है। आवेग मतलब कि एक गजब की गति उत्पन्न हो जाती है। उस समय हमें फिर क्या है लिखना ही पड़ता है। ये लेखक गार्डनर का कहना है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, हम जो है बस विषय भूल जाते हैं कि हमें लिखना किस बारे में। बस हम सोचते रहते हैं कि इसके बारे में जैसे तैसे हमने लिखना है, बस विषय हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। मतलब जो हमारे हृदय में गति उत्पन्न हो रही है, विचारों की गति, ठीक है, उसको हम शब्दों में पिरो ही देते हैं, भर ही देते हैं। अब यहाँ उदाहरण दिया गया किस चीज का, हैट का। लेखक कहता है कि जिस तरीके से हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम कर सकती है, मतलब कि जिस तरीके से टोपी है हमारी, टोपी को आप किसी भी जो है खूंटी पर जो है रख दो तो वह टंग ही जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो आवेग है, विचार है, मन में उत्पन्न विचार हैं या फिर हमारे मन में जो भाव हैं, वो क्या है जरूरी है। उनको आप गद्य की किसी भी विधा में पिरो सकते हैं, चाहे कहानी में लिखो, ठीक है, चाहे आप कविता लिखो, चाहे आप निबंध लिखो तो निबंध लिखो। तो ये क्या है, ये गद्य की विधाएं हैं। यहाँ खूंटी का मतलब यही है, खूंटी कोई भी हो, गद्य की विधा कोई भी हो, कहानी कविता कोई भी है चलेगी, लेकिन जरूरी क्या है हमारे मन के विचार, हमारे मन में उत्पन्न हुआ आवेग, हमारे मन के भाव, वो जरूरी है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि आवेग विचार या भाव की आंधी हमारे अंदर वह होनी चाहिए, भले ही लेखन का माध्यम कुछ भी हो, ठीक है, कितना भी कठिन हो वो सब चलेगा, लेकिन हमारे मन में विचारों का उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। विषय कोई भी हो चलेगा, कहानी आधारित विषय हो, कविता आधारित विषय हो चलेगा, लेकिन हमारे मन में पहले विचार होने चाहिए। असली वस्तु है खूंटी नहीं। हमारे जो है मन में उत्पन्न विचार जरूरी है, भाव जरूरी है, ठीक है, विषय उपयुक्त नहीं है। विषय तो हम बाद में भी डिसाइड कर लेंगे, शीर्षक टाइटल। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। भाव क्या है, यथार्थ। यथार्थ का मतलब है सत्य। विचार क्या है, सत्य है, भाव सत्य है, विषय नहीं। ये कहना है गार्डनर साहब का। लेकिन अब इसके उल्टी स्थिति है पुन्नालाल जी की। वो क्या कह रहे हैं, गार्डनर साहब के इस कथन की यथार्थता पर मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है।
देखो, पुन्नालाल बख्शी कह रहे हैं कि मेरे मन में क्या है कि ऐसा विचार बहुत मुश्किल से आते हैं। जैसे गार्डिनर साहब ने कहा है कि जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं तो हमारे अंदर एक विशेष फुर्ती आ जाती है, एक लहर सी दौड़ती है विचारों की, भावों की। बस उन भावों को, विचारों को बस अपने लिखने का रूप दे देना है और हम लिख देते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं लेखक, यहाँ कह रहा है कि मेरे मन में ऐसा कुछ होता ही नहीं, मेरी मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं किया उन्होंने, जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है। किसकी? विचारों की। मेरे मन में आसानी से विचार नहीं आते, मेरे मन में भाव स्वयं जागृत नहीं होते, स्वयं नहीं उठते हैं, मुझे तो सोचने पड़ते हैं। उत्थित का मतलब होता है बच्चों कि अपने आप जो है प्रकट नहीं होते हैं। ठीक है। गार्डिनर का कहना है कि भाव अपने आप प्रकट हो जाते हैं मन में जब हम लिखने की स्थिति में होते हैं। लेकिन पुन्नालाल कह रहे हैं कि मेरे साथ उल्टा है, मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, बल्कि कई बारी तो मुझे परिश्रम भी करना पड़ता है अच्छे शब्दों को सोचने के लिए, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूं। लेकिन आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज जो है पुन्नालाल बख्शी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किस बात की मेहनत? क्योंकि आज उन्हें कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज तो उन्हें उनकी जो छात्राएं हैं नमिता और अमिता के लिए एक आदर्श निबंध लिखना है। आदर्श मतलब एक मॉडल मॉडल एस्से लिखना है, निबंध लिखना है। और देखिए, दोनों के अपने अपने विषय हैं। अभी तक तो कोई भी निबंध लिखते थे तो साधारण से साधारण निबंध लिख देते थे, लेकिन आज विशेष मेहनत किस बात की है? क्योंकि नमिता ने और जो है अमिता ने पुन्नालाल बख्शी से डिमांड की है कि वो आज का जो निबंध लिखेंगे वो जो है एक आदर्श निबंध होना चाहिए। और दोनों का आदेश क्या है? नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं, और अमिता का आग्रह है, आग्रह का मतलब होता है कि किसी पर बात के लिए विशेष विनती करना। और अमिता की विशेष विनती है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। देखिए, नमिता का विषय है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, अमिता का विषय है समाज सुधार। तो इन दोनों विषयों पर लिखना है मुझे। ये दोनों ही विषय परीक्षा में भी आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। देखिए, सिर्फ निबंध नहीं लिखना है, बल्कि दोनों लड़कियों को यह भी सिखाना है कि आदर्श निबंध कैसे लिखा जाता है। आदर्श निबंध लिखने का रहस्य क्या है, ये भी मुझे दोनों को समझाना है। मतलब आज जो है बख्शी जी के सामने एक कठिन काम है। निबंध लिखना है, दोनों के लिए अलग अलग लिखना है, और दोनों जो है निबंध आदर्श निबंध होने चाहिए, मॉडल आंसर होना चाहिए निबंध की शैली में। और फिर दोनों को समझाना भी है कि किस तरीके से एक अच्छा निबंध लिखा जाए। बच्चों, आप भी खुद यहाँ से देख सकते हैं बख्शी जी किस तरीके से निबंध लेखन की शैली आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि आपकी 9th क्लास की जो परीक्षा है, एग्जाम है, उसमें निबंध लेखन आता है। और निबंध लेखन जब आता है, मान के चलिए आपके विषय, आपके पास विषय आया पर्यावरण, तो पर्यावरण के विषय में आपको निबंध लिखना है, तो बख्शी जी से आप जो है कुछ हिंट ले सकते हैं कि किस तरीके से लिखना होता है। जैसे आप क्या करते हैं, गार्डिनर जी को जो है फॉलो करते हैं कि कुछ भी मन में आया लिखते चले गए, लिखते चले गए। कुछ भी विचार आ रहे हैं उनको आप पेपर पर लिखते गए, भाव आपके मन में कुछ भी आ रहे हैं तो लिखते चले गए। लेकिन बख्शी जी विपरीत कहते हैं। क्या कहते हैं कि नहीं, सोचना पड़ता है, विचारों की चिंता करनी पड़ती है कि अच्छा विचार लिखना है, समाज का जो विषय है उसको ध्यान में रखकर लिखना पड़ता है। तो ये समझा रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो लिखा हुआ जो है कंटेंट है वो विषय से भटकना नहीं चाहिए। ये सब यहाँ पर आपको हिंट दी गई है। चलिए देखते हैं पुन बख्शी जी क्या कहते हैं, कि समझाना भी है तो चलो देखते हैं क्या है। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके? बख्शी जी कह रहे हैं नहीं, ये तो जरूर है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। किस तरीके से? बच्चों, यदि आपके पड़ोस में ही ढोल बज रहा है, ठीक है, ढोल बज रहा है आपके पड़ोस में,
और पिछले 2 घंटे से बज रहा है। थोड़ी देर के बाद आप कहेंगे यार क्या ढाप 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 लगा रखा है, जल्दी से बंद करो, सिर में दर्द हो गया है, अब पैरासीटामोल की गोली खानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन एक दूर पार्क में बैठा है या फिर एक दूर नदी किनारे शाम का समय है और मजे से आनंद से उस ढोल की आवाज को सुन रहा है, डम 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 डमा डम डम। ठीक है, और आनंद में है, तो दूर वाले को तो मजा आ रहा है। और जो पड़ोसी बैठा है जिसके घर के पास ही शादी हो रही है, सरक नहीं रहे ढोल बजाने वाले, उसके सिर में भड़क हो जाएगी, वो बार बार कहेगा यार जाते क्यों नहीं तुम। तो इसीलिए कहा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बख्शी जी कहते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते कि उस पे 5 पेज लिखने पड़े। तो बख्शी जी थोड़े से कंफ्यूजन में है कि कितना लिखूं। इसी प्रकार दूसरे विषय के बारे में कहते हैं, जिस समाज सुधार की चर्चा अनादि काल से लेकर आज तक होती आ रही है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञ, विज्ञ मतलब होता है बच्चों ज्ञानी लोग, ठीक है, ज्ञानी पंडित विद्वान, हमारे यहाँ एक से एक विद्वान हुए हैं। अब बख्शी जी कह रहे हैं कि दोनों टॉपिक मुझे ऐसे मिल गए कि जिन पर हजारों सालों से बात की जाती है और मुझे उनको आदर्श रूप में लिखना है। ये कैसे संभव है? ठीक है, समाज सुधार की चर्चा हमारे भारत में अनादि काल से लेकर वर्तमान समय में भी होती आ रही है, उसी पर मुझे लिखना है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञ ज्ञानी पंडित लोग भी विरोध में हैं। उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? मैंने सोचा सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं। सम्मति का मतलब होता है बच्चों सहमति, उनकी राय देख लेता हूं। क्या है सम्मति? मतलब राय, सहमति। बख्शी जी कह रहे हैं निबंध तो लिखना है लेकिन 5-5 पेज का लिख दूं। हमारा तो देश वो देश है बच्चों जहां पर समाज सुधार के नाम पर सदियों से चला आ रहा है। कहां सती प्रथा से लेकर विधवा पुनर्विवाह, दहेज प्रथा के खिलाफ, ठीक है, और जो है जाति प्रथा के खिलाफ, और लड़कियों की महिलाओं की पढ़ाई के खिलाफ समाज में कितने आंदोलन हुए हैं। तो हमारे यहाँ तो सदियों से समाज सुधार की परंपरा रही है और आज भी समाज सुधार हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि इन पे 5 पेज लिख दूं, ये तो गलत बात हो जाएगी। मैंने सोचा लिखने से पहले जो निबंध लिखने वाले जो लोग हैं, निबंध शास्त्र से जुड़े जो आचार्य हैं, जो पंडित लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनकी राय जान लूं, उनके क्या विचार हैं, लिखने से पहले देख लेता हूं। पहले यह तो समझ लूं आदर्श निबंध होता क्या है और वह लिखा कैसे जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। विषय मतलब जो ये है दोनों विषय की, पहले पेन ये तो जान लूं कि आदर्श निबंध लिखते कैसे हैं, ठीक है, और होता क्या है, कैसे लिखा जाएगा, ये जान लेता हूं। फिर जो टाइटल दिया है उसके बारे में तो बाद में चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी, पढ़ी लेखक ने। देख लेते हैं कैसे लिखते हैं आदर्श निबंध। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने से ही मेरा लाभ है। देखिए पुन्नालाल बख्शी पहले ही कह रहे हैं कि भाई दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका मतलब इतने भी नहीं कि 5 पेज लिख दूं मैं, ठीक है। तो थोड़ी सी थिंकिंग यहाँ मैच हो गई लेखक की, क्योंकि उन्होंने एक कवि को विद्वान को पढ़ा, उनका कहना है कि निबंध हमेशा छोटा होना चाहिए। क्योंकि विद्वान जी का मानना है यदि निबंध ज्यादा बड़ा हो गया तो उसकी सुंदरता बनी नहीं रहेगी। क्यों नहीं बनी रहेगी? क्योंकि हम कुछ देर के बाद बेढंगे शब्द लिखने शुरू कर देंगे, बेढंगे शब्द होंगे, बेतुकी बातें होंगी, ठीक है, बेतुकी बातें हम लिखेंगे, और मतलब कह सकते हैं बिना सिर पैर की बातें भी लिख देते हैं हम जब बड़ा निबंध लिखना है, ठीक है। अब आपको कहा 100 से 120 शब्दों में लिखो, तो आप बिल्कुल सटीक निबंध लिखेंगे, लेकिन आपको जैसे ही कहा जाए कि आपको 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है, फिर जो बच्चों आप रायता फैलाएंगे निबंध में, जो मौज काटेंगे, तो फिर आप समझ ही सकते हैं निबंध क्या से क्या बन जाएगा। उसका विषय से जुड़ाव ही नहीं होगा। यही कह रहे हैं एक विद्वान जी कि निबंध जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि बड़े निबंध में सुंदरता नहीं बनी जाती। लेखक पुन्नालाल भी यही मान लेते हैं कि इसी में मेरा फायदा है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे?
निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के दो प्रधान अंग होते हैं। जिन्होंने ये बात बताई है कि निबंध छोटा लिखना चाहिए, उन्होंने ये भी कह दिया कि जो एक आदर्श निबंध होता है उसकी जो है दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है। क्या कि एक आदर्श निबंध के दो अंग होते हैं। क्या क्या निबंध होते हैं? एक तो कि उसमें जो लिखी गई सामग्री क्या होगी, कि किस विषय पर लिखेंगे। एक उसकी भाषा शैली। अब पुन्नालाल बख्शी फिर से थोड़े से उलझ गए कि ये क्या बात हुई। अभी तो बात कर रहे थे छोटा होना चाहिए, अब दो बातें और ऐड कर दी कि विषय सामग्री, किस विषय पर लिख रहे हैं उसकी सामग्री क्या होगी, और भाषा शैली। देखिए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले मुझे सामग्री एकत्रित करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना होगा। मनन मतलब चिंतन करना होगा। किस पर? वही विषय के बारे में चिंतन करना होगा। ठीक है। विषय से संबंधित शब्द जुटाने पड़ेंगे। ठीक है। और जो है दूसरी बात क्या कही, यह तो सच है कि जिसने जिस विषय को अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। पर यह कौन जानता था कि दूर दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। बात तो सही है। मान के चलिए बच्चों, यदि आप हिंदी विषय को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, आप जो है हिंदी विषय की पत्रिकाएं पढ़ते हैं, हिंदी विषय के उपन्यास पढ़ते हैं, हिंदी विषय की कहानी पढ़ते हैं, हिंदी विषय के आप जो है कविताएं लिखते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो आपकी जो है भाषा पर पकड़ हो जाएगी और आपको ज्ञान भी ज्यादा हो जाएगा। तो आप जिस विषय पर ज्यादा पढ़ेंगे उस विषय के बारे में लिख भी पाएंगे, क्योंकि आपका विषय अच्छा होगा। तो मस्तिष्क में विचार भी उसी तरीके के आएंगे। लेकिन बख्शी जी के सामने समस्या ये है कि दूर के ढोल सुहावने के बारे में लिखना है निबंध, इससे संबंधित कहां से पढ़ें, कहां से ढोल की जानकारी लें। समस्या तो ये है बख्शी जी के सामने। यदि यह बात पहले से पता होती, ज्ञात मतलब होता है पता होती, कि मुझे यदि पहले से पता होती कि भाई दूर के ढोल सुहावने पर मुझे निबंध लिखना है, तो मैं क्या करता, किसी पुस्तकालय में जाकर इस विषय पर अनुसंधान करता, मतलब रिसर्च करता कि भाई दूर के ढोल सुहावने के बारे में कैसा लिखा जाता है, कैसे उसकी शुरुआत करेंगे, कैसा उसका कंटेंट होगा और कैसे हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो यदि हमारे पास जानकारी होगी तो हम लिख पाएंगे। पर अब समय भी नहीं है, मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटे में निबंध तैयार करके देने होंगे। यहाँ न तो कोई विश्वकोश है, विश्वकोश मतलब एनसाइक्लोपीडिया को बोलते हैं बच्चों, न ही कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन दोनों विषय की सामग्री उपलब्ध हो सके। आप देखो, दूर के ढोल सुहावने के बारे में कौन सा उपन्यास लिख रखा है किसी ने? नहीं। ना किसी ने को कहानी लिख रखी, ना कहीं इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में तो आपको स्वयं के जो अनुभव हैं, स्वयं का अनुभव जो आपने समाज से देखा, ठीक है, वही आप लिख पाएंगे। यहीं पर यही बात कही गई है कि कोई ग्रंथ ऐसा भी नहीं जिस पर इस विषय के बारे में लिखा गया हो। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास करके लिखना होगा। खुद का जो अनुभव होगा उसी को ही मैं जो है इस निबंध में जो है पिरो दूंगा। लेखक का ये मानना है और उसी को ही मैं निबंध को आदर्श निबंध बनाने की कोशिश करूंगा। ये पुन्नालाल बख्शी जी का मानना है। अब विज्ञ मतलब जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनका एक कथन और पढ़ते हैं। बख्शी जी कहते हैं कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने विषय की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय पर कैसी रूपरेखा हो। जैसे आपको पर्यावरण के बारे में लिखना है बच्चों, पर्यावरण के बारे में आप रूपरेखा बना लेते हैं कि पहले मैं थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में लिखूंगा, उसकी डेफिनेशन लिखूंगा, हमारे जो पर्यावरण है उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें लिखूंगा, पर्यावरण के प्रकार लिख देने हैं, मतलब पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार लिख देने हैं, कैसे पर्यावरण को बचाया जाए वो सब लिखना है। लेकिन दूर के ढोल सुहावने की क्या रूपरेखा बनाऊं? अब निबंध लिख लेने के बाद मैं सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए? समस्या गंभीर है। रूपरेखा भी बनानी है, सारांश भी लिखना है उसका। सारांश मतलब कि भाई निष्कर्ष पर जाना है। ठीक है। सार लिखना है, 5-10 शब्दों में लिखना है। ठीक है। ये समस्याएं हैं।
क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? अब उनका क्वेश्चन है दिमाग में कि जितने भी हिंदी के ज्ञानी हैं, पंडित हैं, विद्वान लोग हैं, क्या जब वो निबंध लिखते हैं तो निबंध लिखने से पहले क्या वे कोई निबंध की ड्राफ्टिंग करते हैं? क्या ऐसा होता है? उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं? फिर से अंग्रेजी के जो निबंध लेखक हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं कि एजी गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में भी सबसे अधिक कठिनाई होती है। मतलब एजी गार्डनर निबंध लिख लेते हैं, निबंध फटाफट लिख दिया, लेकिन जैसे ही उसका शीर्षक लिखने की बारी आई तो सोच में पड़ जाएंगे कि भाई अब शीर्षक क्या लिखूं। रूपरेखा तैयार कर लेंगे, लेकिन जैसे ही शीर्षक लिखने की बात आई वो भी जो है थोड़े से बाधित हो जाते, कंफ्यूज हो जाते। उन्होंने अपने लेख में एक बार लिखा है गार्डिनर जी ने कि मैं लेख लिख लेता हूं, शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूं। मतलब कि गार्डिनर जी के लेख खुद लिखे जाते हैं, लेकिन जो टाइटल जो लिखा जाता है वो कोई और लिखता है। उन्होंने यह भी लिखा कि शेक्सपियर जो है को भी नाटक लिखने में इतनी कठिनाई न हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो, कि भाई मेरे से टाइटल नहीं लिखा जा रहा है, जैसा तुम्हें सोचना है वैसा ही आप लिख लो। इसीलिए उन्होंने एक टाइटल तो यही लिख दिया, जैसा तुम चाहो, वही उसका टाइटल बन गया। इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार नहीं होगी। अब जो है ये इनका मानना है पुन्नालाल जी का। तो देखो बच्चों कितनी कठिनाई है, ठीक है, निबंध लिखने में। लेखकों का मानना है कि जो है निबंध तो लिखा जा सकता है, लेकिन निबंध का टाइटल क्या लिखें? एक गंभीर स्थिति ये भी है, गंभीर विषय टाइटल भी है। लिखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन लिखने के बाद उसका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि वो टाइटल से ही पूरा निबंध जो है एक सार हो जाए, एक साथ जुड़ जाए। इन्होंने शेक्सपियर का उदाहरण दिया कि नाटक तो लिख देते थे, लेकिन जब नामकरण की बारी आती, टाइटल देने की बारी आती, तो उन्हें भी कठिनाई होती थी। इसलिए उन्होंने अपने एक नाटक का नाम तो यही रख दिया कि भाई जैसा तुम चाहो वही उसका टाइटल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। पहली बात तो रूपरेखा थी, अब बात आती शैली। शैली मतलब भाषा शैली कैसी हो। भाषा शैली मतलब कि भाई भाषा सरल होनी चाहिए या कठोर होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए भाषा, और भाव के अनुकूल होनी चाहिए, पात्र के अनुकूल होनी चाहिए, पात्र के अनुकूल होनी चाहिए भाषा। ऐसा नहीं हो कि भाई भाषा पात्रों के अनुकूल ही नहीं है। अब देखो क्या लिखा है, अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह का मतलब है कि रिदम नहीं टूटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहली लाइन में जो लिखा है और दूसरी लाइन उससे बिल्कुल अलग हो, नहीं, हर एक वाक्य एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबंध हो। ऐसा नहीं कि एक वाक्य कुछ और दूसरा वाक्य कुछ और। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूं, पर मैं हूं मास्टर। ये इसकी छात्राएं हैं, एक नमिता एक कमिता, ये पुन्नालाल बख्शी है। ये कहते हैं कि मैं तो मास्टर हूं, मुझे छोटे छोटे वाक्य में ही इस निबंध को लिखना होगा। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। अब यहाँ पर पुन्नालाल जी का मानना है कि जो है वाक्य इतने ही होने चाहिए, कितने वाक्य कम से कम जो है शब्दों में हो, हर एक वाक्य छोटे से छोटा हो, पृष्ठ में आधे पेज में खत्म हो जाए। अब दो तीन उदाहरण और लिखे इन्होंने, देखो क्या लिखा है, ये बताते हैं कि वाक्य कैसा होना चाहिए। एक दो कवि और लेखकों का उदाहरण दिया है यहाँ पर, बाण भट्ट जिन्होंने कादम्बरी लिखी, में भी ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो, पाठक को तुरंत उसका अर्थ पता चल जाए। नहीं, कुछ वाक्यों में अस्पष्टता छोड़ देनी है ताकि पाठक के मन में जिज्ञासा बनी रहे। वाक्यों में अस्पष्टता, भाव में अस्पष्टता हो ताकि पाठक की जिज्ञासा बनी रहे, उसकी जो खोजी प्रवृत्ति है वो बनी रहे। यहां ये भी जरूरी है, वाक्य में अस्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गांभीर्यता जो है गांभीर्य ला देती। गांभीर्य मतलब
कि गंभीरता, विषय में गंभीरता ला देती है। मतलब कि जैसे कोई कहानी है, कहानी बड़ी सरल सी होगी, ठीक है, बिल्कुल साधारण सी होगी, तो पाठक उसमें रोचक नहीं रहेगा, ठीक है, उसको आनंद नहीं होगा। लेकिन वहीं पर लेखक थोड़ा सा शब्दों के साथ, वाक्यों के साथ, अर्थ के साथ अस्पष्टता कर दे, तो वही क्या होगा, वो विषय में गंभीरता ला देती है और पाठक जो है कनेक्ट रहता है। इसीलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी कि जो अज्ञों से न सुलझ सके, और सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी है। यहाँ पर एक दो और लेखकों का जिक्र किया। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष हैं, वे जानबूझकर अपनी कविताओं में ऐसी अस्पष्टता डाल देते थे ताकि पाठक जो है अपनी इच्छा अनुसार उस वाक्य का या उसका काव्य का अर्थ जो है ढूंढे, ठीक है, अर्थ को स्पष्ट करने की कोशिश करे। और जो अज्ञ, अज्ञ मतलब होता है अनपढ़, जो अनपढ़ लोगों से सुलझ न सके। सेनापति एक और कवि हैं, वे भी ऐसा करते हैं, अपनी कविता में दुर्बोध कर दी है। उन्होंने तो क्या किया, सेनापति ने तो जानबूझ के अपनी कविताओं की पंक्तियों में इतनी ज्यादा अस्पष्टता कर दी कि जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए तो उनकी कविता पढ़ना और उनका अर्थ समझना कठिन हो गया है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंध के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए? लेखक कह रहा है कि इन तीन कवियों के जिक्र से कि इन्होंने अपनी कविताओं में, कहानियों में, निबंधों में क्या किया है कि भर भर के अलंकारों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का, उपसर्गों का, प्रत्ययों का, इन शब्दों का प्रयोग किया है। इससे क्या होता है कि जो विषय लिखा गया है उसकी रोचकता बनती है और पाठक पर उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसीलिए इन सब का जो है प्रयोग करना भी जरूरी है। अब लेखक फंस गया है, बख्शी जी फंस गए हैं। क्या हो गया कि अब क्या किया जाए? रूपरेखा तक तो मेरे से तैयार नहीं हुई थी, ठीक है, विषय तैयार नहीं हुआ है, कवि कह रहे हैं भाषा शैली का तो विशेष ध्यान रखना है, इतनी शर्त हो गई है, ठीक है। यहाँ सारी बातें ये बताई जा रही है बच्चों, आपको भी निबंध कैसे लिखना है, आपको रूपरेखा तैयार करनी है, विषय को ध्यान में रखना है, भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए निबंध लिखने के लिए। अब एक अंग्रेजी के निबंधकार के फिर जिक्र करते हैं। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया। कौन सी पद्धति है देख लेते हैं। यहाँ पर अपने वाले जो हिंदी जगत के निबंधकार हैं, निबंध शास्त्र के जो ज्ञाता हैं, उन्होंने तो ये कह दिया मुहावरे, अलंकार, लोकोक्तियां और रूपरेखा, विषय, इनका ध्यान रखना है। लेकिन अंग्रेजी के निबंधकार के बारे में कह रहे हैं कि उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे न हों, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य, मान मतलब कि सम्मान बहुत है। अंग्रेजी के जो साहित्य में जो निबंध लिखने वाले हैं वो भारतीय साहित्य के कवियों और लेखकों के जो पैमाने हैं निबंध लिखने के, उस पे भले ही खरे न उतरे हों, लेकिन वे अंग्रेजी साहित्य में उनको खूब मान सम्मान मिला है। उनमें से एक का जिक्र यहाँ किया है कि उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं। मॉन्टेन ने क्या कहा? उन्होंने स्वयं जो देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। लिपिबद्ध कर दिया मतलब लिख दिया, लिख दिया। ये मॉन्टेन जी का मानना है। मार्टेन कहते हैं जो देखा, सुना, जो अनुभव किया, उसी को लिख दिया। ये आसान काम है। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं, ठीक है। अब खुद के मन की कल्पनाएं लिखी गई हैं उसमें। स्वच्छंद मतलब खुद से लिखी गई है, अपने मन पर आधारित कविताएं लिखी, मन अपने मन से। उनमें नए कवि की उदात्त कल्पना है। उदात्त मतलब होता है बच्चों ऊंचे दर्जे की कल्पना, ऊंचे दर्जे की कल्पना, उदात्त बोलते हैं उसको। जो देखा, जो महसूस किया, जो सुना, उसी को लिख दिया। मॉन्टेन जी ऐसे कहते हैं। उसमें क्या है कि कोई बहुत ऊंचे दर्जे की कल्पना करने की जरूरत नहीं। न आख्यायिका, आख्यायिका का मतलब होता है बच्चों कहानी या कथा। न कहानी लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न ही विज्ञो, विज्ञो मतलब वही ज्ञानी,
जो विद्वान बने बैठे हैं लेखक, उनकी तरह कोई गंभीर तर्क विवेचना भी नहीं करनी। ये क्यों कौन कहते हैं? मॉन्टेन जी कहते हैं। मॉन्टेन कहते हैं कि मैं ऐसे लिखता हूं कि जो मैंने अनुभव किया, देखा, सुना, उसी को लिख दिया। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी कल्पना नहीं करता। और जैसे कोई कहानीकार होता है, लेखक होता है, कहानी लिखने वाला, उसके पास विषय को समझने की बहुत सूक्ष्म दृष्टि होती है, बारीक नजर होती है, उसकी भी जरूरत नहीं। और जो बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, लेखक हैं जो, उनके पास जो सोचने की, जो तर्क करने की शक्ति होती है, उसकी भी जरूरत नहीं है। बस जो देखा लिख दिया। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। किसमें? कौन से काम में सच्ची अनुभूति रहती है? कि जो देखा, पढ़ा, सुना, जिया, उसी को लिख दिया। उससे क्या है, पाठक अपने जो है जीवन से भी कनेक्ट कर पाता है, सच्ची अनुभूति रहती है। उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति रहती है, उनमें उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा हो रहती है, न कल्पना की महिमा। मतलब जो स्वच्छंद रचनाएं लिखी जाती हैं, अपने मन से जो जिया वही लिख दिया, ऐसी जो रचनाएं हैं उनमें उल्लास रहता है, मतलब खुशी रहती है, क्योंकि वह लोगों को बड़ी जल्दी कनेक्ट कर पाती है। उसमें जो भाव होते हैं वो सच्चे भाव होते हैं, सच्चाई जो है अभिव्यक्त की जाती है, सच्ची सच्चे भावों का जिक्र किया जाता है। और मानसिक स्थिति में, उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जहां ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं होती और ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, ज्यादा कल्पना नहीं करनी, और कोई ज्यादा विशेष बहुत बड़ा जो है शब्दों का भंडार नहीं चाहिए। जो मन में आया, जो जिया है, जो अनुभव किया है, वही लिख दिया। जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं, जो हम अपने बारे में लिख पाते हैं, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं, अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं, तब उसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूं। पर मुझे 2 निबंध लिखने होंगे। कवि कह रहा है कि मुझे कहीं न कहीं लिखने के लिए मार्टेन जी को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, बड़ी-बड़ी बातें, गौरव भरी बातें भूलकर अपने जीवन पर आधारित जो इनपुट है वो डालने होंगे मुझे लेखन में, निबंध लिखते समय, जिसमें मैं जिया हूं, संसार को मैंने जिस दृष्टि से देखा है, जिस भाव से मैंने इस संसार को ग्रहण किया है, उसी पद्धति का अनुसरण करते मैं भी निबंध लिख दूंगा। लेकिन समस्या ये है, एक नहीं 2-2 निबंध लिखने हैं। साथ ही कवि लेखक कह रहा है, अमीर खुसरो को याद कर रहा है कि मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की, दूसरे ने चरखे पर, तीसरे ने कुत्ते पर, चौथी ने ढोल पर। लेकिन कोई बात नहीं। जैसे कई बार बच्चों आप भी क्या करते हो, कोई नया म्यूजिक टीचर आया और उससे आप कह देते हो सर वो गाना सुना दो। ठीक है, संगीत शिक्षक आया, ठीक, आप कहोगे सर वो वाला उस मूवी का गाना सुना दो। ठीक है, अब ऐसी डिमांड हो गई। या फिर आप कहीं पर, कोई आपकी क्लास में कोई शायर है या कविता लिखता है, उसको आप कहेंगे कि वो वाली कविता सुना दो, ये सुना दो, वो शायरी सुना दो। अब लेखक मान रहा है कि इतना प्रतिभावान नहीं हूं मैं जितना अमीर खुसरो जी थे। अमीर खुसरो तो प्रतिभा के धनी थे, उनके पास तो खूब प्रतिभा थी। उन्होंने क्या किया, चारों महिलाओं की डिमांड एक ही पद्य में पूरी कर दी। पद्य मतलब होता है बच्चों, कविता का खंड, कविता खंड को पद्य बोलते हैं। अमीर खुसरो तो इतने प्रतिभाशाली आदमी थे, प्रतिभा के धनी थे, इतना ज्ञान था। उन्होंने क्या किया, चरखा, खीर और कुत्ता, ढोल सभी एक ही पंक्ति में पिरो दिए। किस तरीके से लिखा उन्होंने, खाई खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, अब तू बैठी ढोल बजा। ये अमीर खुसरो जी ने लिख दिया, और लिखने के बाद, सुनाने के बाद पानी पी के चल दिए। चारों महिलाएं हैरान हो गई। वो तो 4 कविताएं सुन रही थी, लेकिन ये भाई साहब इतने प्रतिभावान, इतने लिखने के एक्सपर्ट कि एक ही पंक्ति में चारों को, चारों खाने चित्त कर दिया। चारों महिलाएं सुन्न रह गई, देखते रह गई उसको कि खीर पकाई जतन से, जतन मतलब बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की। खीर पकाई बहुत मेहनत से और चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, अब तो बैटरी ढोल बजा।
मुझ में प्रतिभा नहीं है किसके जैसी, अमीर खुसरो जैसी, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूं कि जिस तरीके से 4 महिलाओं के विचारों को एक ही पंक्ति में पिरो दिया, क्यों न मैं भी नमिता और अमिता की जो निबंध की डिमांड है, उन दोनों को, दोनों विषयों को मैं एक ही निबंध में क्यों न पिरो दूं। अब जब ऐसा हो जाएगा तो मेरा लिखने का जो काम है वो आधा हो जाएगा। मैं भी निबंध में दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा, समावेश मतलब कि दोनों को ही मिला दूंगा। अब आती है बात, अब मुख्य विषय शुरू होता है। यहां तक तो इन्होंने लिखने के बारे में बताया कि लिखते कैसे हैं, अब विषय शुरू हुआ है, अब यहां से लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, ध्यान से समझना बच्चों। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं जाती। आप देखेंगे ढोल जो है बहुत भयंकर बजता है, डमाडम डम डमाडम डम डमाडम डम 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 डम, ऐसे खूब पीटते हैं। उसकी कर्कशता मतलब थोड़ी सी कड़वी आवाज हो जाती है, कान फट जाते हैं। 5 मिनट आपके कान के पास ढोल बजा दिया तो आप थोड़ी सी देर में बेहोश हो जाएगा, पानी पिलाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन दूर जो बैठा होगा दीवार पार और सुन रहा होगा, वो थिरक रहा होगा, क्या ढोल बज रहा है, आहा, उसको याद आएगा कि मैं ऐसा तो ढोल पिछले 10 साल पहले सुना था, क्या नाचा था, क्या कूदा था, ठीक है। तो उसको तो मजा आ रहा है। और एक आपके पास कान के पास ढोल बज रहा है, आप कान में रुई डाल लेंगे, उंगलियां डाल लेंगे, आप कहेंगे कब बंद हो ये ढोल, ऐसी स्थिति आ जाएगी। जब ढोल पास बैठे हुए लोग के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तभी उसी समय दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द, वही आवाज मधुरता का संचार कर देते हैं। वो जो आवाज है, कोई नदी के किनारे बैठा है, अपना जो है आराम से पैर डुबो के नदी में, शांत नजारा है, सूरज डूब रहा है, चहचहाट है, और उसको ढोल की आवाज सुन गई, वो कहेगा क्या ढोल बज रहा है, क्या मजा आ रहा है। किसी के घर शादी हो रही है, कोई दूल्हा बना होगा, सारे नाच रहे होंगे, दूल्हा घोड़ी पर बैठा, आगे आगे ढोल बज रहा है, पीछे पीछे दूल्हा जा रहा है, उसके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। क्या लिखा देखो, ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में, मन में किसी विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूरे घर में एक कोने में बैठी हुई लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। मैं कह रहा ना देखो कि वो देखेगा कि वह कोई घोड़ी चढ़ रहा होगा भाई जरूर, ठीक है। या फिर वही किसी के घर में शादी होगी लड़की की, और जो है वो नई नई पत्नी बनी है, ठीक है, बहुरिया बनी है। तो अब जो नई नई लड़की, नई नई पत्नी बनी है, बहू बनी है, तो वो थोड़ी लज्जाशील हो जाती है, शर्माती भी है, ठीक है। और कौन कर रहा है ये सब, जो दूर बैठा उसके मन में चल रहा है, दूर बैठे व्यक्ति के मन में चल रहा है कि किसी घर के कोने में एक लड़की वधू बने बैठी होगी जो थोड़ी सी शर्मा रही होगी, उसकी कल्पना कर रहा है। और क्या क्या कल्पना कर रहा है वधू के बारे में, बहू के बारे में, कि बहू के मन में, नई नई जो दुल्हन बनी उसके मन में प्रेम भी है, उल्लास मतलब खुशी भी है कि उसकी शादी हो रही है, संकोच भी है थोड़ा सा। संकोच किस बात का, आशंका, विषाद, 3 शब्द है, विषाद, दुख। आशंका, उसे लग रहा है कि पता नहीं सास कैसी होगी, संकोच भी है, ठीक है, परिवार कैसा होगा। दुख इस बात का है कि वो अपने मम्मी पापा को छोड़कर जाएगी। ये सारे भाव किसके मन में आ रहे हैं, जो दूर बैठा ढोल की आवाज सुन रहा उसके मन में कल्पना चल रही है। ये से युक्त हृदय के कंपन ढोल की स्पर्श ध्वनि को मधुर बना देते हैं। वो सारी बातें साथ की साथ, और साथ में ढोल की आवाज, वाह क्या माहौल बना देती है, वातावरण को मधुर बना देती है। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव है। कलरव मतलब होता है बच्चों कि कलरव हम कह सकते हैं हम शोर, आनंद का शोर है, ठीक है, खुशी का शोर है, उत्सव का प्रमोद है, प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। जब ढोल बजता है, ढोल में सिर्फ आवाज नहीं होती, डम 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 की आवाज नहीं है, उसमें 3 गुण है, आनंद है, खुशी है, त्योहार जैसा माहौल बना हुआ है जब ढोल बजता है, और प्रेम की भावना भी है उस संगीत में, जो आवाज है उसमें कहीं ना कहीं प्रेम भी है। ये तीनों मिले रहते हैं तभी वो अच्छा लगता है। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु प्रतीत नहीं होती, दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है।
ढोल की आवाज में तीनों चीजें होती हैं, तभी तो क्या होता है, जो नजदीक से नजदीक लोग भी होता है, एक आधा तो ऐसा होता है, एक आधा तो मतलब महारथी कहेंगे उसको, ढोल पे ही बैठ जाता है। ढोल बजाने वाले के ढोल पे ही बैठ जाएगा, कोई कहेगा बजा ढोल, या फिर 10 रुपए का नोट देके, 10 रुपए का नोट देके और उसको आगे खड़ा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे कलाबातिया खाता हुआ जो है नाचता ही रहेगा, उसको फिर पता ही नहीं कि ढोल की आवाज के बारे में कितनी कर्कशता है नहीं है। ठीक है, बस ढोल की वाले को जो है परेशान ही कर देता है। ठीक, लेकिन क्या है, जो ढोल दूर बैठ के सुनता है उसको बड़ा मजा आता है, फिर वो कहता है कि क्या ढोल बज रहा है, मतलब दूर के ढोल सुहावने, इसलिए लिखा गया है। यह बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। लेखक अब कहता है कि यथार्थता मतलब सच्चाई। ठीक है, दूर बैठे से ढोल की आवाज की सच्चाई नहीं पता। दूर से तो ढोल अच्छा ही लगेगा सुनता हुआ, लेकिन 5 मिनट के लिए आप ढोल वाले के पास जाके खड़े हो जाओ, फिर देखो आप तमाशा, क्या तमाशा है, आप ढोल वाले का ढोल छीन के रख दोगे। ठीक है, तब कहोगे यार रुक जा, चुप हो जा, थोड़ी देर के लिए शांति बना। ठीक, तो इसलिए कहा है कि यह बात सच है कि दूर रहने से हमें क्या है कि कठोरता का अनुभव नहीं होता। यही कारण है कि जो तरुण, तरुण मतलब यंग, जैसे आप लोग अभी यंग है बच्चों, 9th क्लास में, 9वीं क्लास में है, तो आप क्या है, संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं। ठीक है, अभी तुम्हें सच्चाई नहीं पता है जीवन की, आपको बस है मजा आ रहा है, सुबह उठे, स्कूल गए, पढ़ के आ गए, फिर आए, खाना खाया, एक आधी सेब खा ली, मैंगो शेक पी लिया, या फिर मिल्क शेक पी लिया, बनाना शेक पी लिया, कुछ करना ही नहीं, पढ़ना है, पर ट्यूशन चले गए, आए, खेलने कूदने चले गए। ये कोई जीवन का संग्राम थोड़ी है, संघर्ष तो अभी बाकी है। जब आप देखेंगे अपने आसपास के लोगों को, चाचा को, अंकल को, पापा को, ताऊ को काम करते हुए, सुबह गए थैला उठा के, शाम को आए थके हारे, वो है जीवन संग्राम। दिन भर काम किया, थके हारे आते हैं। ठीक है, वो जो जीवन है वो आपने अभी देखा ही नहीं, वो उस संग्राम से तो दूर है। आपने जीवन वो देखा है जिससे आपको सिर्फ संसार का चित्र बड़ा मनमोहक दिखाई देता है। समझे, अभी तो आपके लिए संसार बड़ा सुंदर सा है, पिक्चर चल रही है, मजा आ रहा है, आज उस सिनेमा में चले गए, आज उस पार्क में घूम रहे हैं, आज वहां चले गए हैं, आज कहीं और टूर पे निकल गए हैं, वो मजा आ रहा है। लेकिन अभी जीवन के संघर्ष से दूर हैं आप, क्योंकि अभी आप युवा हैं। लेकिन वहीं जो लोग वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, जो अपनी बाल्य अवस्था मतलब बचपन, और तरुण अवस्था मतलब यंग एज से दूर हट गए हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, जिन्होंने अपना बचपन जी लिया, अपनी जवानी जी ली है, वे अब क्या करते हैं, अपने अतीत काल मतलब बीते हुए समय की याद, बीते हुए समय की याद, स्मृति का मतलब होता है याद, उन्हें कैसी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। एक बार बच्चों अपने दादा को छेड़ के देख लो आप, अपने दादा दादी को, है ना, वो कहेंगे तुम्हारा क्या बचपन है, तुम तो आज के लौंडे हो, तुम्हें पता नहीं क्या जीवन होता है, हमारा जो बचपन था क्या जीवन था, हमने खूब कच्ची आम भी तोड़ तोड़ खाई हैं, बहुत सारे अमरूद तोड़ तोड़ के लाए, तुम क्या है, तुम्हें तो सब कुछ घर मिल जाता है। ऐसी ऐसी बातें छेड़ेंगे, देखना दादा को एक बार पूछ के देखना, वो कहेंगे क्या बचपन था, क्या गुल्ली डंडा खेले, क्या साइकिल का टायर चलाया है हमने, इतनी बातें बताएंगे, उनको फिर अपना बचपन याद आ जाता है। अतः वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए, तरुण मतलब क्या, आप लोगों जैसे बच्चे, भविष्य जो है के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अपना अतीत, जिस तरीके से बच्चों तुम्हें अपने भविष्य से, फ्यूचर से प्यार है, आप फ्यूचर चमकाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा, एक दिन मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं दुनिया बदल के रख दूंगा, वहीं एक कोने में बैठा हुआ वृद्ध कहता कि यार क्या बचपन था, मैंने क्या हासिल कर लिया जीवन जी के, मैंने जो बचपन में टायर चलाया है, मैंने जो कंचे खेले हैं, मैंने जो पिट्ठू खेले हैं, मैंने क्या लुकम छुपाई खेली है, पिट्ठू खेले हैं, क्या जीवन था, उसको याद कर रहा है। वर्तमान से दोनों को असंतोष है। युवा अपनी जीवन से संतोष में नहीं है, बुजुर्ग या वृद्ध अपने जीवन से सुखी नहीं, क्योंकि उन्होंने जो जीवन जिया वो उनको सुखी लगता है। युवा इसलिए सुखी नहीं है क्योंकि वो अपने भविष्य के जो है चिंता में है। तरुण मतलब युवा भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है, और वृद्ध जो है अतीत को खींचकर वर्तमान में लाना चाहता है। क्यों?
क्योंकि वो चाहता है कि मैं आगे और वृद्ध बनूं ही नहीं, मैं फिर से बचपन जी लूं। तभी तो क्या करता है, अपने पोता पोती के साथ दादा दादी खेलते रहते हैं, उनको अपना बचपन याद आ जाता है, उसी को जीते हैं फिर। तरुण जो है, युवा जो है, क्रांति के समर्थक होते हैं, उनको लगता है कि हर चीज में क्रांति होनी चाहिए, विचारधारा में क्रांति, स्वभाव से वो गुस्सैल उग्र हो जाते हैं। लेकिन उसके विपरीत वृद्ध लोग होते हैं जो अतीत, भूली बिसरी बातों को याद कर करके उसको समेटना चाहते हैं, संरक्षक हैं, वो अतीत के गौरव के संरक्षक है, संभालना चाहते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुद्ध रहा है। शुद्ध मतलब कि हम कहेंगे कि क्षीण रहा है, छोटा रहा है, ठीक है, ठीक। इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है, दोनों से ही, यंग से भी और जो है दादा दादी से भी। अब पुन्नालाल जी कहते हैं, मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कोई काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं हमारे देश में। आप देखेंगे बच्चों, आप में जो है इतिहास में पढ़ते भी होंगे कि कितने कितने सुधार हुए हैं। जाति प्रथा हुआ है, विधवा पुनर्विवाह हुआ है, बाल विवाह पर रोक लगी है, सती प्रथा पर रोक लगी है। लेकिन फिर भी हमारे आज के समाज में भी सुधार हो रहे हैं। और सुधारों का अब तक कब अंत कब हुआ है? भारत के इतिहास में बुद्ध देव हुए हैं, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगवाई, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए हैं, महात्मा गांधी जो कहते थे कि जो है हमें जो है अपने जो समाज के जो सफाई कर्मी हैं या फिर जो समाज के जो निम्न तबके के लोग हैं, उनके साथ हमने मिलकर चलना है, उनको भी सहारा देना है। इसलिए उन्होंने उन लोगों को हरिजन का नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग हरि के जन हैं जो कि अपने समाज की सफाई करते हैं, हरिजन कहा उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि हमने इस समाज में रहकर निम्न तबके के लोगों का जो अ, दूसरों के जीवन से बिल्कुल नीचे हैं, निम्न हैं, उनको सहारा देकर हमने ऊपर उठाना है। तो ऐसे-ऐसे सुधारक हुए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए हैं, जिन्होंने जाति प्रथा के अगेंस्ट जो है काम किया है। और भी बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं, जिनको हमने जो है अपने इस इतिहास में पढ़ा है। तो गांधी में ही जो है सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल आज भी हर एक नगर-नगर, शहर-शहर, गाँव-गाँव में होता है। आप अपने आस-पास देखेंगे बच्चों कि बहुत सारी एनजीओ हैं जो क्या करती हैं, समाज में सुधार का काम करती है। महिला शिक्षा की बात करती हैं, महिला शिक्षा की बात करती हैं। इसके अलावा जो है अवसर की समानता दी जाए, काम की समानता दी जाए, महिलाओं को बराबर मजदूरी की जो है बात की जाती है, क्योंकि ये सुधार हैं समाज में आज भी, ठीक है। यह सच है कि जीवन में नए-नए दोष उत्पन्न रहते हैं। समाज है, समाज में बच्चों कभी भी समाज एक बार में ही सुधार नहीं होता है, क्योंकि हर बार कोई न कोई नई समस्या, नई जो है बुराई या कोई दोष उत्पन्न रहते हैं। और नए-नए सुधार भी हो जाते हैं उस बुराई को खत्म करने के लिए। न दोषों का अंत होता है और न ही सुधारों का। जो भी सुधार थे वो आज दोष हो गए और उन सुधारों को फिर से नव सुधार किया गया। मतलब क्या है इन सब बातों का, कि सुधार और दोष चलते रहते हैं। जब तक समाज चलता रहेगा तब तक समाज में नए-नए सुधार भी होंगे और नई-नई बुराइयां भी आएंगी। और जो पहले सुधार लगते थे हमें, आज हो सकता है वो दोष बन गए हैं, उनका फिर से पुनरुत्थान किया जाएगा, उन्हीं सुधारों में फिर से कुछ सुधार किया जाएगा। तो ये चलता रहता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। यदि एक ही बार में सारे दोष समाप्त हो जाएं तो फिर जीवन में प्रगति नहीं होगी, क्योंकि हर समय हर समाज में समय के साथ दोष की परिभाषा बदल जाती है, दोषों का जो प्रवृत्ति है वो भी बदल जाती है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, फिर सुधार लाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब बस यही बच गया थोड़ा सा। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। कवि ये लेखक कह रहे हैं कि वर्तमान समय में भी हिंदी में प्रगतिशील, प्रगतिशील मतलब जो चल रहा है, धीरे धीरे जो है सुधार की तरफ साहित्य निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता भी यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव ही निहित है, पर कुछ ही समय बाद उनका साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाता है। स्मारक मतलब होता है कि जिस तरीके से हम किसी के याद में हम क्या करते हैं, कोई एक मॉन्यूमेंट्स बना देते हैं, तो ऐसे ही क्या हो जाता है कि हिंदी के जो साहित्य लेखक थे, जो मान के चलिए 1910 से लेकर 1950 के जो लेखक थे,
और आज के जो यंग लेखक हैं 2000 से 2025 के बीच में बच्चों, अब क्या है कि ये नई जनरेशन है, ये युवा पीढ़ी है आज की। इनके लिए जो पुराने लेखक थे वो क्या बन गए, भूतकाल के स्मारक बन गए। और जो आज तरुण है, जो 2025-20 के लेखक हैं, वे आज तरुण लेखक हैं। कुछ सालों बाद वही क्या हो जाएंगे, वे भी वृद्ध हो जाएंगे और वे भी अतीत के गौरव के स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान पर फिर कोई तरुण आएगा, उनका दूसरा दल आ जाएगा, वे भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, जो आज युवा है वो आगे भविष्य में जाकर वृद्ध हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, और जो बुजुर्ग हो जाएगा उसकी जगह कोई और ले लेगा, कोई और युवाओं का दूसरा दल आएगा और फिर वो भविष्य के स्वप्न देखेगा, अब भविष्य को उज्जवल करने का प्रयास करेगा। और जो वृद्ध हो गए हैं वो क्या करेंगे, वो अतीत के गौरव के संरक्षक बन जाएंगे, अतीत का जो गौरव है उसके रखवाले बन जाएंगे। इसीलिए तो कहा गया है, दोनों के अपने अपने सपने होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आई होप कि बच्चों आपको ये लेसन समझ आया होगा। यदि वीडियो पूरी अच्छी लगी है, समझ आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर हिंदी की सारी वीडियो मिलती रहे क्वेश्चन आंसर के साथ। इसके बाद बच्चों हम इसके प्रैक्टिस पेपर भी डिस्कस करेंगे, नई किताब के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आपके PT1 के या फिर जो है आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उनके, हाफ ईयरली के भी पेपर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आप इसी के साथ एजुकेशन फर्स्ट जो है व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको PDF मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।